नमस्कार, राजस्थान लाइव में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। बीजेपी के दिग्गज नेता रहे घनश्याम तिवारी ने एक बार फिर से बीजेपी का दामन थाम लिया है, या यूं कहा जाए कि उनकी घर वापसी हुई है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से झगड़े की वजह से घनश्याम तिवारी ने पहले तो बीजेपी का दामन छोड़ा था और उसके बाद राहुल गांधी के जयपुर दौरे के दौरान मंच से वो कांग्रेस में शामिल हुए थे। लेकिन लंबी उपेक्षा के बाद आखिरकार घनश्याम तिवारी ने एक लंबे अरसे के बाद घर वापसी की है। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने पार्टी का दुपट्टा पहनाकर घनश्याम तिवारी की घर वापसी करवाई। इसके बाद बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि घनश्याम तिवारी की घर वापसी कोई अपवाद नहीं है। इससे पहले कल्याण सिंह, उमा भारती, बाबू मरांडी जैसे कई बड़े नेता पार्टी से अलग हुए थे, लेकिन उचित समय पर उनकी भी घर वापसी हुई थी। नहीं, न तो मैं ठगा गया, न मेरी मजबूरी थी, मैं भूल से चला गया था। मैं फिले भाजपा तो तादे रहेगी कायम, वह तो सपा खाना था, घूमकर चले आए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में हम लोग परिवार की तरह काम करते हैं और घनश्याम जी का पार्टी में वापसी ये कोई अपवाद नहीं है। देश में कई परिस्थितियों के कारण कई बार परिवार के लोग अलग होते हैं। मैं बहुत ज़्यादा बड़े नाम लूँ तो हमारे यहाँ उमा भारती जी, कल्याण सिंह जी, बाबूलाल मरांडी जी, ये बड़े कद के लोग थे जो किसी न किसी परिस्थितिवश पार्टी से अलग हुए और बाद में उन्होंने पार्टी के प्रति निष्ठा व्यक्त की और वो हमारे साथ आए। ये न किसी के विरोधी है न किसी के समर्थक हैं। मुझे लगता है कि पार्टी में परिवार में यदि कोई सदस्य, हम लोग और भी नए लोगों को जोड़ते हैं, दूसरी पार्टी के लोग आते हैं, दूसरे विचार के लोग भी जुड़ते हैं, तो ये तो हमारे अपने ही हैं। आपने खेद प्रकट किया, प्रायश्चित किया, इसका पत्र अध्यक्ष जी को दिया और उन्होंने निर्देश दिया। इसलिए मुझे लगता है कि घनश्याम जी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। मेरे ख्याल से राजस्थान के इतिहास में इतनी अराजक, अकर्मण्य, भ्रष्ट, नकारा, निकम्मी सरकार नहीं हो सकती जो राजस्थान की जनता को झूठ बोलकर सत्ता पर काबिज हुई। मुझे आश्चर्य हुआ, राजस्थान के 4.5 करोड़ मतदाताओं में से 2 करोड़ 41 लाख मतदाताओं में एक किस्म से सरकार की अग्नि परीक्षा थी, हमारी भी थी, लिटमस टेस्ट था, मिनी आम चुनाव थे। राजस्थान के पंचायती राज चुनाव के इतिहास में ये पहला अवसर था जब किसी विपक्षी दल को और इतने बड़े पैमाने पर जीत मिली, इतने बड़े पैमाने पर जनादेश मिला। उस जनादेश को स्वीकार करने की बजाय मुख्यमंत्री उस जनादेश का अपमान कर रहे हैं। इसके लिए मैं राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान अध्यक्ष श्री सतीश जी पूनिया को और मंचस्थ सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही केंद्रीय पार्टी को, जिन्होंने मेरे पत्र के आधार पर और वापस पार्टी में लेने का निर्देश प्रदान किया, उनके प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, दो बात बहुत साफ है। मैं जन्म से भारतीय जनता पार्टी के जन्म के साथ ही भारतीय जनता पार्टी में हूं। उसके पहले जनसंघ में था, उसके पहले मैं संघ का स्वयंसेवक जन्म से हुई। तो मेरी विचारधारा पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के एक एक रग रग में मेरे समाई हुई है।
तो वहीं अलवर में किसान महापंचायत राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में शनिवार को शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि हरियाणा पुलिस ने राजस्थान के किसानों को बॉर्डर पर ही रोक दिया था, जिसके बाद किसान नेता रामपाल जाट के साथ रोड पर ही वो धरने पर बैठ गए। वहीं हरियाणा पुलिस और अधिकारी क्रेन लगाकर नेशनल हाईवे पर किसानों को जाने से रोकने की तैयारी कर रहे हैं। किसान महापंचायत और राष्ट्रीय किसान महासभा और अन्य संगठनों के नेतृत्व में पैदल चलेंगे, फिर आएंगे, आधा घंटा लगता है, 6 बजे आते हैं हम नाश्ता करने जाते हैं। तो वही किसान आंदोलन को लेकर आरएलपी किसानों का समर्थन कर रही है। इसे लेकर कोटपुतली में किसान सभा की जा रही है। इसके बाद किसान दिल्ली के लिए कूच करेंगे। आपको बता दें कि आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में किसान दिल्ली के लिए कूच करेंगे, जहां वे दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन भी देंगे। वही सुरक्षा के लिए पुलिस का भारी जाब्ता हाईवे पर तैनात किया गया है। इस मामले में आरएलपी नेता रामस्वरूप कसाना ने कहा कि कुछ देर में हनुमान बेनीवाल सभा स्थल पर पहुंचेंगे और उसके बाद सभी किसान दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो वे कृषि बिलों के विरोध में आंदोलनरत किसान संगठनों के बीच केंद्र सरकार की वार्ता विफल हो गई है, जिसके बाद दिल्ली पहुंचने वाले किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद हरियाणा सीमा पर प्रवेश से किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस प्रशासन ने हाईवे सीमा पर 2 सीआईएसएफ और एक आरएएफ की टुकड़ी लगा दी है। इसके साथ ही करीब 700 जवान भी लगाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर किसानों ने शाहजहांपुर पर लगे नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा को फ्री करने की मांग की है। तो वही दूसरी तरफ किसान आंदोलन पर गतिरोध टूटने का रास्ता अभी नहीं दिखाई दे रहा। तो वही सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच 6 दौर की बातचीत बेनतीजा होने के बाद भी उम्मीद अभी भी बरकरार है। ज्योतिष आकलन के अनुसार जल्द ही इस आंदोलन की समाप्ति के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नंदकिशोर पुरोहित के अनुसार 21 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच आपसी बातचीत के आधार पर समझौता होने के आसार हैं। किसान आंदोलन या किसान के संबंधित अन्नदाता की स्थिति मंगल के कारण से होती है और सरकार सूर्य के समान है। सूर्य और मंगल दोनों के अंदर मित्रता होती है, इसलिए किसान आंदोलन मंगल के मिथुन राशि में होने के कारण से हुआ है, जो दोनों की सहमति के साथ में खत्म होगा। दोनों को ही किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, न किसानों को नुकसान होगा न सरकार को नुकसान होगा। सरकार तो अपने आप में जनता है और जनता यानी चंद्रमा है। और आप देखेंगे कि अगली 24 तारीख को जो है वो मंगल परिवर्तन हो रहा है और वो +-2 से 3 डेज का होता है। तो ये निश्चित रूप से 27 दिसंबर के बाद में जो है वो किसान आंदोलन हमारे सामने नहीं होगा, इसलिए इसमें किसी व्यक्ति को घबराने की जरूरत नहीं है। तो वही दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर क्षेत्र के किसानों की बैठक शनिवार को हिंडौली के गोदूजी महाराज के थानक पर हुई, जिसमें सर्वसम्मति से किसान आंदोलन के समर्थन में आंदोलन तेज करने पर चर्चा भी हुई। वहीं बैठक में निर्णय लिया गया है कि किसान आंदोलन के समर्थन में किशोरपुरा टोल नाके को 24 घंटे के लिए फ्री करवाया जाएगा और बैठक की समाप्ति के बाद सभी किसान एकजुट होकर किशोरपुरा टोल पर पहुंचे और टोल नाके को फ्री करवाया गया। इस दौरान किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय किसान महासभा के सैकड़ों किसान दिल्ली जयपुर हाईवे पर हरियाणा बॉर्डर पहुंचे। वहीं हरियाणा पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर किसानों को रोका। आपको बता दें कि राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस का भारी जाब्ता तैनात है।
केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध को लेकर श्रीगंगानगर के नेशनल हाईवे स्थित टोल नाके पर किसानों ने धरना प्रदर्शन लगाया और टोल को फ्री किया। सैकड़ों की तादाद में किसानों ने यहां टोल नाके के आगे धरना दिया और साथ ही केंद्र सरकार से हाल ही में लाए गए 3 कृषि कानूनों को काला कानून बताते हुए इन्हें वापस लेने की मांग की है। किसानों ने टोल नाके के चारों विशेष गेटों पर अपने अपने बैनर लगा दिए और दोनों साइड के गेट को भी खोल दिया गया। इससे आने जाने वाले वाहनों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। आंदोलन जैसे जी आप देख ही रहे हो, यहाँ पर आज हमारे को जो कॉल आई थी ऊपर से, आज हमने टोल जो मुक्त किए हैं। ये जो गाड़ियाँ आप देख रहे हो बिना टोल दिए सीधी जा रही हैं, क्योंकि ये पता है टोल आम आदमी का नहीं हो सकता। जो पूंजीपति हैं, जो कारपोरेट घराने हैं, उन्हीं के ये टोल प्लाजे हो सकते हैं। इसलिए हमारी जो ऊपर से हमारी कॉल थी, आज हमने ये टोल फ्री किए हैं। परसों को हमारी कॉल है, 14 तारीख को हमने कलेक्ट्रेट का घेराव करना है। आप जनता का आक्रोश देख सकते हो, पीछे किसान बैठे आप देख रहे हो कितना आक्रोश है। आज भी हम मोदी साहब से ये कहना चाहते हैं, जो आप किसान विरोधी 3 काले कानून, जिसको हमने काले कानून की संज्ञा दी है, जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे किसान यहाँ से उठने वाले नहीं। तो वहीं कोटा के सांगोद विधायक भरत सिंह ने एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर अपनी ही सरकार के मंत्री पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही एसीबी की ओर से कई भ्रष्टाचार मामलों में पकड़े गए सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को नौकरी से बर्खास्त करने की मांग की है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में विधायक भरत सिंह ने कहा कि 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। इस एंटी करप्शन डे पर प्रदेश में 4 जगह भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। प्रदेश के एसीबी विभाग की अधिकारी बधाई के पात्र है। साथ ही समाज में भ्रष्टाचार की जड़ बहुत गहरी है। दरअसल ये पहला मौका नहीं है जब विधायक भरत सिंह ने अपनी सरकार के मंत्रिमंडल पर निशाना साधा हो। वो पहले भी अपनी सरकार के मंत्रियों पर कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जोधपुर शहर में ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है, जहां पेटीएम में केवाईसी अपडेट करने के बहाने ऑनलाइन ठगी कर खाते से 1,17,264 रुपए निकाल लिए गए। शास्त्रीनगर थाने के कार्यवाहक थाना अधिकारी मंगलेश के मुताबिक रेजिडेंसी रोड निवासी डॉक्टर राजीव ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिसमें राजीव ने बताया कि उनके पास एक अज्ञात नंबर से कॉल आया और पेटीएम में केवाईसी अपडेट करने के बहाने उनके खाते से पैसे निकाल लिए गए। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एफआईआर प्राप्त हुई थी डॉक्टर कुमार राजीव, जो रेसिडेंसी रोड के निवासी हैं, उनके द्वारा। उन्होंने अवगत कराया कि 2-3 दिन पहले उनके पास एक अज्ञात नंबर से कॉल आया था, जिसने उन्हें पेटीएम बैंक का केवाईसी अपडेट करने के लिए कुछ जो ओटीपीज क्रेडिट कार्ड के उनसे रिलेटेड संबंधित थे उनसे शेयर करने के लिए कहा। उनके द्वारा ये ओटीपीज अज्ञात व्यक्ति के साथ शेयर कर दिए गए, जिसके कारण उनके खाते से लगभग 1,17,000 रुपये कट गए। इसके संबंध में उन्होंने ये एफआईआर दर्ज करवाई है। तो वही अजमेर के कुंदनगर निवासी बुजुर्ग महिला के साथ ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। आरपीएस मनीष ने जानकारी देते हुए कहा कि आशा नाम की बुजुर्ग महिला ने थाने पर शिकायत दी है कि पिछले कुछ दिनों से उनका एटीएम नहीं मिल रहा था। इस कारण उन्होंने एटीएम को ब्लॉक करा दिया। जब बुजुर्ग महिला ने बैंक से स्टेटमेंट निकलवाया तो उन्हें पता चला कि उनके खाते से करीब 2 लाख रुपए निकाल लिए गए हैं। इस बाबत बुजुर्ग महिला ने थाने पर रिपोर्ट दी है। कल हमें कुंदन नगर निवासी महिला से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके एटीएम से किसी ने करीब 2.5 लाख रुपए के आसपास किसने निकाल लिए। ये बताया उन्होंने कि ये पेमेंट नवंबर से दिसंबर के बीच में किसी ने उनके अकाउंट से निकाला है। जब उनसे और पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब वो एटीएम को ब्लॉक कराने के लिए गई तब उन्होंने स्टेटमेंट निकलवाया, तो स्टेटमेंट में उन्हें पता लगा कि इतना अमाउंट उनके खाते से निकल चुका है। तो इसमें हमें वहीं दूसरी तरफ राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर अभिभावकों का धरना जारी है। कई दिन बीत जाने के बाद भी सरकार से अभिभावकों की मांगों पर सहमति नहीं बन पाई है, जिसके बाद अभिभावकों ने कार्मिक अनशन शुरू किया है। उन्होंने बताया कि नो फीस नो स्कूल की मांग को लेकर उनका आंदोलन लगातार जारी है। आपको बता दें कि 15 सूत्रीय मांग को लेकर संयुक्त अभिभावक संघ पिछले कई दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। निजी स्कूल की केवल 25% ट्यूशन फीस निर्धारित की जाए, ऑनलाइन क्लास की गाइडलाइंस जारी हो, वहीं साथ ही
सिलेबस भी निर्धारित किया जाए। इस तरह से करीब 15 सूत्री मांगे अभिभावक सरकार से कर रहे हैं। वहीं मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है। आंदोलन की रूपरेखा जिस तरीके से पहले हम लोगों ने पिछले 6 महीने में संघर्ष किया, उसी तरह से हम आगे भी संघर्ष करने के लिए तैयार है। और अभी हम लोगों का जो प्रोग्राम चल रहा है, जैसा आज आप देख ही होंगे कि आज पिछले 13 दिनों से हम लोग यहाँ पे धरने पर बैठे हुए और 4 दिनों से हम लोगों ने कर्मी कंशन भी शुरू कर दिया है। आज चौथे दिन हमें महिला और टीम का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला और करीबन 15 से 20 की संख्या में महिला यहाँ पे शामिल हुई है और क्या नाम से कर्मी कंचन पर हमारे साथ बैठी है। इसके अलावा अब हम लोगों आगे की तैयारी करते हुए अब रविवार का ही प्रोग्राम है हमारा कल की तारीख में यहाँ पे हम एक फीस एक्ट 2016 जो पिछली सरकार ने यहाँ पे बना के दिया हुआ था, उस एक्ट की अभी तक कोई पालना नहीं हो पाई है। उसका हम लोगों ने यहाँ पे एक कार्यक्रम रखा है, उसकी आहुति को लेकर एक यज्ञ रखा है जिसमें उसको बकायदा पहले फीस एक्ट 2016 को पढ़ा जाएगा, फिर इसके बाद उसकी आहुति दी जाएगी। मैं और मेरी टीम है, हम लोग अर्बन वुमेन सपोर्ट ग्रुप की तरफ से हैं और हम लोग महिलाओं के उत्थान के लिए और उन लोगों को रोजगार दिलाने के लिए बच्चों के मुद्दों पे काम करते हैं। आज हम लोग यहाँ संयुक्त अभिभावक संघ को सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि हम महिलाओं से ज़्यादा और बच्चों की समस्याओं को कोई समझ नहीं सकता है। तो जो स्कूल फीस का मुद्दा है, जो इन लोगों ने 15 सूत्रीय मांगे रखी है, हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं आज यहाँ पर आकर के कि सरकार हमारी बात को माने और इन लोगों को सुने। और जब तक स्कूल चालू नहीं हो, जब तक नो स्कूल नो फीस के हमारे जो इनकी मांगे हैं और उनको वो सरकार पूरा करे, सरकार सुने, यहाँ पर आए प्रशासन। वहीं झुंझुनू जिला कलेक्टर यूडी खान ने सीतल ग्राम पंचायत का दौरा किया। यहां उन्होंने सीतल गांव समेत रामलालपुर गांव में खेल मैदान में चल रहे मनरेगा कार्यों का भी जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ सीतल सरपंच संजू चौधरी भी मौजूद रहे। वहीं ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को गांव में पानी की समस्या से अवगत करवाते हुए ट्यूबवेल लगाने की मांग की है और साथ ही सड़कों की खराब हालत से भी कलेक्टर को अवगत करवाया है। आज बढ़ा है, अच्छा मजदूरी क्या मिल रही है? तो वहीं दूसरी तरफ जोधपुर शहर में रायकाबाग रोडवेज बस स्टैंड पर जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है। यहां टिकट बुकिंग खिड़की पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है और जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जाती है। जब इस बारे में यातायात प्रबंधक से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता में जागरूकता की कमी है। गौरतलब है कि सरकार कोरोना के प्रति जागरूकता अभियान चला रही है और फिर भी लोग कोरोना के खतरे से बेपरवाह हैं और लापरवाही बरत रहे हैं। कोविड-19 के लिए हमारे बस स्टैंड पे पूरी व्यवस्था कर रखी है। हमने नो मास्क, नो एंट्री, नो सर्विस के बोर्ड लगा रखे हैं। पब्लिक आती है, भीड़ इकट्ठा हो जाती है। हमारे द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए कहा जाता है, लेकिन पब्लिक के एजुकेशन की कमी की वजह से इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। और बसों के अंदर भी कंडक्टर को स्पेशली पाबंद किया हुआ है कि कोई भी पैसेंजर बिना मास्क के यात्रा नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ चित्तौड़गढ़ में जिला कलेक्टर कार्यालय के पास महिला चिकित्सालय के परिसर में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जिसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि आग लगने से खुशियों की दीवार पर रखे कपड़े जलकर राख हो गए। गनीमत ये रही कि आग से जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। के दौरान धुआं उठता हुआ देखा, उस दौरान पता चला कि पीछे गुमशे के पीछे कोई आग लग रही है। तुरंत मौके पर पहुंचकर पीछे देखा है तो वहाँ पर कपड़े वगैरह जल रहे थे और आसपास के दुकानों तक आग पहुंचने वाली थी। इसी दौरान फायर ब्रिगेड को फोन किया गया, कंट्रोल रूम को सूचित किया गया और इसी तरह से फायर ब्रिगेड वगैरह मौजूद आ गई। तो वहीं दूसरी तरफ चूरू जिले के सुजानगढ़ में राजकीय बगड़िया अस्पताल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा कर दिया। दरअसल ये हंगामा एम्बुलेंस के लोकार्पण और दवा वितरण केंद्र के 5 कमरों के शिलान्यास समारोह के बाद हुआ, जिसमें दिवंगत मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के पुत्र मनोज मेघवाल को उद्घाटन करने के लिए बुलाया गया था। तंत्र है, कोई राजतंत्र नहीं है कि राजा का बेटा राजा होता है। चाहे सरकारी खर्चे से आई है, कोई भी जनप्रतिनिधि के द्वारा ये करवाते उद्घाटन तो हमारे को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन जो आदमी आज तक कहीं भी जनप्रतिनिधि निर्वाचित नहीं हुआ, केवल इस बात के आधार पर कि वो भंवरलाल जी का पुत्र है,
उसके पिता मंत्री रहे हुए, उस आधार पर क्या यहाँ पर उद्घाटन करवाया जाना चाहिए? किस हैसियत से इन्होंने उद्घाटन करवाया? हम तो ये पूछना चाहते हैं कि ये लोकतंत्र है या राजशाही चल रही है यहाँ पर? और अगर सरकारी पैसे से भी आया हुआ है तो सरकार के बहुत से नुमाइंदे हैं, सरकार में बहुत से जनप्रतिनिधि है चुने हुए। यूँ तो किसी के पुत्र को भी पहले वो साहब एमएलए रहा हुआ है, उसके पुत्र से करवा रहे हैं, साहब वो तो फलाना रहा हुआ है, उसके पुत्र से करवा रहे। क्या इस प्रकार से हो सकता है उद्घाटन? जो दानदाता है नियामत जी ने एक 5 कमरों की बना रही थी वो दवा वितरण के अंदर, उसके लिए उसका जो बनाने वाले जो मालिक है वो खुद आए थे और उनका जो कार्यक्रम शुरू करने की कार्यक्रम था, उनकी खुद की इच्छा थी कि मेरा इनके द्वारा मेरा कार्य कराया जाए, वो उसके लिए था, मेन तो वही था। और बाकी ये जो एम्बुलेंस भी आई है वो भी जी मीडिया के थ्रू आई है, सामाजिक सरोकार के लिए आई है, उनके द्वारा आई गई। सरकारी धनराशि से कितने उद्घाटन अभी किए गए आज के? सरकारी धनराशि से एक भी उद्घाटन नहीं किया गया, कोई सरकारी राशि नहीं खर्च की गई आज के कार्यक्रम। पीएमओ साहब के रिक्वेस्ट पे किया है। दूसरा जो सोनोलॉजिस्ट का, यहाँ सोनोलॉजिस्ट परमानेंट थे, अभी महीने भर पहले अचानक अपनी पर्सनल कारण से वो यहाँ से ट्रांसफ़र करा के चले गए थे। अब आचार संहिता आज हटी है तो सोमवार को मैं जयपुर जाऊँगा, वहाँ चिकित्सा मंत्री जी से बात करके तुरंत यहाँ रेडियोलॉजिस्ट लगाने के लिए प्रबंध। तो वही दूसरी तरफ अजमेर के ब्यावर में अज्ञात चोरों ने सूने घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इस दौरान अज्ञात चोर घर में रखी 15,000 रुपए की नकदी और एक लोहे की अलमारी चुरा कर ले गए। चोरी की वारदात की जानकारी पड़ोसियों द्वारा मिली। आपको बता दें कि मां की मौत के बाद से ही पीड़ित और उसका परिवार सुभाष नगर गया हुआ था। वहीं पीड़ित टीकम की शिकायत पर सिटी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया और अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास मंडल मंदिरों के जीर्णोद्धार वहां सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही मंदिर माफी की जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए प्रयास कर रहा है, जिसे लेकर मंडल के सभापति SD शर्मा ने बताया कि राज्य के प्रमुख मंदिरों के जीर्णोद्धार का काम जो हाथ में लिया गया था उसे पूरा किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि मंदिर माफी की जमीनों को ऑनलाइन करने और उन्हें अतिक्रमण से मुक्त किए जाने के बारे में सभी जिलाधीशों को पत्र लिखा गया है। उनके अनुसार नए साल में इन विषयों पर काम करते हुए मंदिरों को और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर काम किया जाएगा। मैंने एक प्रपोजल दिया था और हमने सभी कलेक्टरों को चिट्ठी भी लिखी कि उसको सबको ऑनलाइन कर दिया जाए और जितनी भी मंदिर माफी की जमीन है उसको पुनः उसका कब्जा हटा करके, जो बहुत सारे भूमि माफियों ने कब्जा कर रखा है जमीन के ऊपर, उससे उसको मुक्त किया जाए। और जो मंदिर में पुजारी और जो रक्षक उसका काम कर रहे हैं, मंदिरों की पूजा कर रहे हैं, उनके लिए उस ज़मीन में जितने भी भूमि माफिया हैं उनसे उनको मुक्त करा करके उनको सुचारू रूप से जैसे मंदिर की सेवा हो सके, पुजारी और उनके सहायक हैं उनका परिवार का भरण पोषण सुचारू रूप से चल सके। मुझे उम्मीद है कि हम 2021 में इन मुद्दों पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए और इसमें ये मंदिरों में हम काम करेंगे। तो चलिए, राजस्थान लाइव में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।